नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है बहुत दिन बाद आप लोग से मिल करके। दोस्तों, थंबनेल को देखकर ही आप लोग को पता लग गया होगा कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में हिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस के बात किए थे, उसमें आप देखे होंगे कि हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ा जाता है। एक हिस्ट्री के अंतर्गत क्या सिलेबस है CUCET 2022 के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीक़ों से समझेंगे। क्योंकि हम बताए हैं कि हिस्ट्री को समझने के लिए एक सिस्टेमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे तरीक़ों से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको हिस्ट्री अच्छी तरीक़ों से समझ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो जाकर पहले सिलेबस जान लीजिए कि हिस्ट्री के सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या है। ये हमारा सवाल है कि आखिर हम हिस्ट्री किसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के कितने कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर हमारा हिस्ट्री बना है, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सबसे पहले बात हम करेंगे इतिहास। इतिहास जिसको हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री कहां से लिया गया है तो एक ग्रीक भाषा है हिस्टोरिया। जो एक ग्रीक भाषा है हिस्टोरिया, यहीं से हमारा हिस्ट्री लिया गया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इतिहास, जिसका अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? घटनाओं का वर्णन। अब जानते हैं कि इतिहास किन किन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आस। यहां देखिए बोर्ड पे, इति धन हास। अब जानते हैं कि इति का क्या अर्थ होता है। इति मतलब आप समझते होंगे, इति मतलब प्रारंभ यानी कि अतीत। तो इसको हम बोल सकते हैं बीती हुई। बीती हुई। और हास का अर्थ क्या होगा? घटित हुई घटनाएं या कहानी बोल सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। इतिहास दो शब्द में बांटा गया है, इति धन हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है घटित हुई घटनाएं। मतलब हम बोल सकते हैं कि अतीत के अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से अब डिफाइन करेंगे कि आखिर इतिहास किसको कहते हैं। जैसे आपसे हम पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप फटाक से खड़े होइएगा और बोलिएगा बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हमको तो नहीं लगता कि ये जो आपने उत्तर दिया वो सही है। क्योंकि अगर जब ये सही होता तो जो भी कार्य किए कल हम, तो क्या उसको हम इतिहास कह सकते हैं? वो भी तो अतीत में हुआ है, बीती हुई घटना है। चाहे आप ही कल काम किए होंगे तो क्या उसको इतिहास कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास हम उसी को कहेंगे जो प्रमाणिक हो, विशेष घटना हो, प्रमाणिक हो और क्रमबद्ध तरीका हो, उसी को हम इतिहास कह सकते हैं। जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इतिहास किसे कहते हैं?
अतीत में घटित घटनाएं प्रमाणिक स्रोतों के आधार पे वर्तमान में क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इतिहास हम उसे कहेंगे अतीत में घटित घटनाएं वर्तमान में प्रमाणिक स्रोतों के आधार पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पे वर्तमान में क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। अब बात समझ में आ गया कि आखिर हम इतिहास किसको कहते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि इतिहास कहाँ से लिया गया है। तो आप नाम सुने होंगे हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी एक पुस्तक थी, देखिए हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का नाम क्या था बताइए। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ये किनकी है, हेरोडोटस। हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। इसी में सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। किनके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा ही सबसे पहले गढ़ा गया था हिस्ट्री शब्द। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इसी कारण हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं हेरोडोटस को। अब एक और नोट पॉइंट है, ग्रीस के लोग हिस्ट्री को किस नाम से पुकारते थे, तो हिस्ट्री। देखिए जिसका अर्थ होता था बुनना। समझ गए, ग्रीस के लोग हिस्ट्री को हिस्ट्री के नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ होता था बुनना। इतना हो गया। अब हम जानेंगे कि हिस्ट्री को कितने कालखंडों में बांटा गया है। हमारे प्राचीन भारत इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो हम अब सजा के बताते हैं। थोड़ा हम मिटा दें इसको। देखिए सबसे पहले इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद ऐतिहासिक, और हमारा तीसरा है ऐतिहासिक। ये हमारा तीन कालखंड हुआ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, और इसको हिस्ट्री। तो ये आपके 3 कालखंड हुए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि आखिर प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। इसको जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल आते होंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो आपको बता दें, पुरातात्विक स्रोत ये आपके जो भी क्या कहते हैं उसको, हाँ, अवशेष, जो भी आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा
जो पृथ्वी के अंदर से खोद करके जो सर्च के माध्यम से हमें कोई भी अवशेष मिला है, जैसे कि आपके मिट्टी का बर्तन हुआ, चाहे कोई वस्तु का फलक, जैसे कि आपका छुरी, तीर, कुल्हाड़ी, इसका जो भी फलक मिले हैं अवशेष के रूप में, उसी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। हम उसी के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि जो इस काल के थे, जो मानव थे उस समय का, तो क्या क्या करते थे। हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, हम उसी पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर होकर के इसकी जानकारी करना पड़ता है प्री हिस्ट्री का। इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को जानने के लिए इसका हम डिफिनेशन बताते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। यह इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। कारण यह है कि जो उस समय का लिखावट था बहुत ही कठिन था, क्या लिखे हैं खुद पता नहीं चलता है। जैसे कि आप लोग अभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे कि डॉक्टर कैसे लिख देता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो वैसे ही समझिए कि अब पढ़े लिखे थे या नहीं थे, बट लिखे थे लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो क्या दर्शाया है, कौन सी बात किसको बताया गया है। बस हमें एक फिगर टाइप का दिखता है। आप लोग पढ़े भी होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, बहुत टफ है। तो इतना बात समझ में आ गया कि आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल। इसको हम डिफाइन करते हैं। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसका लिखित विवरण के साथ साथ हमें पढ़ा भी गया है। जैसे हम ले सकते हैं आपका ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल ले सकते, इसके आगे का ऋग्वैदिक काल के आगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि ऋग्वैदिक में कितने मंडल है, किसमें आपका जो वर्ण का डिवीजन किया गया है, जो डिवाइड किया गया है, इसमें पढ़ने को मिलता है। आप पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे। उसके साथ आप देखेंगे वेद है, वेदांग है, तो ये सारे पढ़े गए हैं, लिखित के साथ साथ पढ़े गए हैं। रामायण है, महाभारत है, इसी के तो अंतर्गत आते हैं, हमें इसी के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ऐतिहासिक काल कौन सा काल है। इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य है, उसके साथ पढ़ा भी गया है और पढ़ते भी है। तो ये हो गया तीनों का डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। फिर इसको हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। देखिए पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल और तीसरा है लौह काल। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि पाषाण काल किसको कहते हैं, ताम्रपाषाण काल किसको कहते हैं और लौह पाषाण काल जो है किसको कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पाषाण काल। पाषाण काल से स्पष्ट हो जा रहा है कि कैसा काल, मतलब पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, पत्थर का काल। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें केवल जो भी वस्तुएं होते थे, जैसे आपके औजार हुए, हथियार हुए, उपकरण हुए, वो किस चीज के बने होते थे, तो आपके केवल पत्थर का बने होते थे। उसकी जीवन की मुख्य भूमिका क्या था, पत्थर ही था, जिस कारण हम इस एरा को हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो जैसे जैसे धीरे धीरे होता डेवलप होते गए, उसके बाद क्या हुआ कि धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया। जो भी औजारें बनाते थे, जो भी हथियारें बना रहे थे, उस समय क्या होता था कि इसको छोड़ उसके बाद
धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिए तो उस काल का नाम पड़ गया ताम्रपाषाण काल। उसके बाद फिर आता है आपका, इससे आगे बढ़ते हैं तो लौह पाषाण काल। इसमें क्या होता है कि लोहा का प्रयोग होना शुरू हो जाता है धातु के बाद। जैसे कि आप इसका शुरुआत कब माना जाता है? वैदिक युग में, लगभग 1100 BC के आसपास, उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। तो इस काल का नाम पड़ गया लौह पाषाण काल। समझ में आ गया? लोहे का यूज होने के कारण जो भी वस्तुएं होते थे, जो भी हथियारे होते थे, वो किसका बनना शुरू हो गया? लोहा का। अब हम फिर पढ़ेंगे कि पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब कौन कौन इसका प्रकार है उसको हम देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको साफ कर ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप लोग नोट पॉइंट करते जाइएगा। अब देखिए पाषाण काल। पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल सेकेंड है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। समझ गए? पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, सेकेंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एरा, इसको क्या कहेंगे? मेसोलिथिक एरा, और इसको नियोलिथिक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हम पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल वह कालखंड है जिसमें मानव आदि मानव के रूप में थे। वो एक आखेटक जीवन व्यतीत कर रहे थे। आखेटक मतलब समझते हैं, शिकारी। एक शिकारी होते थे लोग। उसके बाद इनका जो जीवन था, शिकारी तो था ही, उसके बाद कोई अस्थायी निवास नहीं था इनका। घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे, कभी आज यहाँ तो कल वहाँ। क्यों? भोजन की तलाश में। क्योंकि अब जैसा तो नहीं था। वहाँ पे क्या होता था कि जानवर को मार करके खा गए, वहाँ समाप्त हो गया, फिर दूसरे जगह जाते थे। और अधिकांशतः कहाँ बसते थे? तो जहाँ झील और पानी होते थे वहाँ जाकर बसते थे। कारण ये था कि यहाँ पे क्या होता था कि कोई भी जानवर पानी पीने के लिए आता था तो इन्होंने आक्रमण करके मार करके खा जाते थे उनके मांस। इसमें औजारे बनाए जो जाते थे तो आपके बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, उसके बाद छुरी, जो ही बनाए जाते थे वो पत्थर के होते थे। किस लिए? तो जानवर को मारने के लिए। उसके बाद इतना बात समझ गए। उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात, इसमें सर्वप्रमुख एक खोज किया गया था। किसका? आग का। आग जान गए केवल कि आग क्या है, इसमें तो खोज हो गया, लेकिन इससे
इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे कि आखिर इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका कोई ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। बस केवल ये जान गए कि ये आग है। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो बस जान गए कि हाँ यहाँ से लाइट आ रहा है, बल्ब है, बस ये जानते थे। लेकिन इसका यूज किस में किया जाता था ये नहीं जानते थे। तो इसमें आप समझ गए, इसमें जो भी आपके औजार होते थे वो बड़ा बड़ा होते थे, पत्थर के औजार होते थे। उसके बाद फिर एंट्री होता है आपका मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ धीरे धीरे मनुष्यों को ज्ञान होने लगा। एक क्रांति का रूप यहीं से शुरू हो जाता है मानव में। यहाँ आते ही आपके जो बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे वो आज नोकीले होकर माइक्रोलिथिक, बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोलिथिक मतलब क्या समझते हैं, एकदम छोटा छोटा फलकदार नोकीले, समझ में आया, ताकि कोई किसी जानवर को मारने में आसानी होगा। तो इतना ज्ञान आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपका पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो याद रखिएगा कुत्ता को। सबसे पहले किसको बनाया गया, कुत्ता को। उसके बाद भेड़ बकरी बहुत सारे आई, लेकिन सबसे पहले कुत्ता को। और इसका पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो दो स्थान है। एक है आपका बागौर जो राजस्थान में है, और दूसरा है आपका आदमगढ़। यहां से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो इसमें मनुष्य थे वो खाद्य संग्राहक थे। मतलब समझते हैं, खाद्य संग्राहक मतलब कि आज जानवर को मारे, आज खाए और उसको फिर कल के लिए रख देते थे कि मानते हैं कि कल अगर ना मिले तो हम फिर क्या खाएंगे। तो एक खाद्य संग्राहक के रूप में भी जानते हैं हम मध्य पाषाण काल को। ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं और देखिए, कृषि की शुरुआत भी धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो गया, आपका मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया। लेकिन जाकर शुरुआत कहाँ से माना, शुरुआत तो यहीं से हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आपका कृषि की शुरुआत कहाँ हुआ, नव पाषाण काल में। कहाँ पे हुआ, नव पाषाण काल में। तो इस बात को भूलिएगा मत। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल। इसमें आते ही क्या हुआ कि बहुत सारे ज्ञान बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा हो गया था। इसकी अपेक्षा ये दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे मानव कृषि में संलग्न होना शुरू हो गए। मतलब कि अस्थाई घर भी बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद जानवरों का पालना शुरू कर दिए। मतलब बहुत सारे एक समझिए कि क्रांति का रूप यहाँ से शुरू हुआ, क्रांति का, और उसका दिखने लगा, क्रांति यहाँ पर दिखने लगा। जो भी कार्य हो रहा था यहाँ अच्छी तरीकों से करना शुरू कर दिए। पशुपालन शुरू कर दिए। उसे जानते थे, मानते हैं कि कोई गाय है, उसको बांध करके पालते थे, उससे जो दूध निकलता था उससे खाते थे, उसके मांस भी खाते, भेड़ बकरी उसके मांस खाते थे। ये भी हो जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे सब चीज़ का ज्ञान होना शुरू हो गया नव पाषाण काल में। और इसमें एक सर्वप्रमुख आविष्कार हुआ आपका पहिए का। और आग का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, नव पाषाण काल से ही। खोज यहाँ पे हुआ आपका, आग का खोज आपका पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन यूज करना शुरू कहाँ से हुआ, नव पाषाण काल में। यहीं से क्रांति शुरू होता है। तो आप जान गए कि पहिए का आविष्कार कहाँ पे हुआ, नव पाषाण काल में। कारण ये था कि जब आप कृषि करना शुरू कर दिए तो आप जानते हैं कि आवश्यकता होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मंडी तक पहुंचाना या दूसरे घर भी ले जाना। तो उसका माध्यम क्या हो सकता है, पीठ पर कितना सामान ले जा सकते हैं आप तो जानते हैं। तो उसके लिए क्या होता था कि जैसे बैलगाड़ी चलता है ना, उसका ज्ञान धीरे शुरू हो गया। तो उसका क्या करते थे, पेड़ को काट काट के पहिया बनाना शुरू कर दिए। उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं ले जाते थे। तो यहाँ पहिए का आविष्कार हो गया। पशुपालन पूर्ण रूप से होना शुरू हो गया। कृषि पूर्ण रूप से करना शुरू हो गया। तो ये आपका नव पाषाण काल हुआ। अब इतनी बात समझ गए कि पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों समझ गए। अब हम देखेंगे इसके कितने
मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु में बात करेंगे, इसको हम थोड़ा साफ कर दें। उसके बाद हम मुख्य बिंदु देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, हम उस पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। अब हम प्रागैतिहासिक काल के सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल का प्रथम उपकरण पलवरम कहाँ पे है? पलवरम आपका तमिलनाडु, यहाँ देख लीजिए, से प्राप्त हुआ है। मतलब पूरा पाषाण काल जो युग है उसमें सबसे पहला उपकरण कहाँ पे खोजा गया था? तो आपका पलवरम एक स्थान है तमिलनाडु में, वहीं से हमारा ये उपकरण पहला साक्ष्य मिलता है। और वो कौन सा उपकरण था? हैंड एक्स, मतलब कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश। सब इस पे नोट पॉइंट करते जाइएगा। अब वो कहाँ मिला है? हथनौरा से मिला है आपका मानव खोपड़ी का साक्ष्य, तो ये आपका एमपी में है हथनौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो आपका भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? तो चित्रकला के लिए। वहाँ बहुत सारे शैलचित्र हैं, गुफा है, इसके लिए हम भीमबेटका को जानते हैं। और ये भीमबेटका कहाँ है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़। हम बताए ना वीडियो में कि आदमगढ़ से हमें पहला पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक और स्थान है आपका बागौर, जो राजस्थान में है। तो ये दो स्थानों से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृद भांड का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चौपानी मांडो से। नोट पॉइंट कर लीजिएगा, मृद भांड का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। हम वीडियो में नहीं बता पाए हैं तो यहाँ नोट पॉइंट कर लिए हैं, तो यहाँ आप लोग कर लीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत में अवशेषों का रिसर्च किया, रिसर्च शुरू इन्होंने किया, इसलिए इसे अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। एक स्थान है बुर्ज होम, वहीं से हमको मानव के साथ कुत्ते का दफनाने के साथ साक्ष्य मिलता है। जैसे वहाँ बताया गया है कि पहले के जो लोग थे, वो जो मालिक होते थे, कुत्ते पोसते थे, पालते थे। आप तो पढ़े होंगे कि सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? कुत्ते को। तो जब मरते होंगे मालिक, उनके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, जहां से हमें चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब आप ये भी पढ़े होंगे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें कृषि का मेहरगढ़ से मिला है। एक बलूचिस्तान जो एरिया है ईरान वाला, उधर से ही हमें मिलता है कृषि का। तो कृषि में ये जरूरी नहीं है कि आपका चावल का, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृषि के पूछे कहाँ पे साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़। अगर पूछे चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है प्रथम बार, पहली बार, तो कोल्डिहावा, यूपी। उसके बाद देखिए आप पढ़े होंगे माइक्रोलिथिक एज किसको कहते हैं? मध्य पाषाण काल को। हम बताए ना कि जो मध्य पाषाण काल थे उसमें माइक्रोलिथिक जो भी औजारे थे वो नुकीले हुआ करते थे, ब्लेड नुमा होते थे, धारदार हुआ करते थे। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को। उसी के अंतर्गत हम उन सभी औजारों को प्रयोग करते थे। फिर आपका आता है, ये देखिए बताए ना कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। ये कहाँ है? आपका बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहीं से हमको मिलता है कृषि का प्रथम साक्ष्य, मध्य पाषाण काल में ही। उसके बाद ये भी जानते होंगे कि पहिए का आविष्कार कहाँ पे हुआ?
तो नवपाषाण काल में हम बताए हैं वीडियो में, देख लीजिएगा अच्छे तरीकों से। नवपाषाण काल में हमें पहिए का आविष्कार होता है, क्योंकि उस समय जो मानव थे क्रांति, जो बताया ना कि क्रांति का रूप धारण कर लिया था, उस समय ज्ञान हो गया था कृषि करना, तो इसलिए उसमें पहिए का आविष्कार होता है। आग का आविष्कार कहाँ पे होता है आपका? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है, लेकिन प्रयोग पूछे कि प्रयोग कहाँ से शुरू होता है, तो इसका आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल से। टोटल काम शुरू जो होता है पूर्ण रूप से आपका नवपाषाण काल से ही शुरू होता है। लेकिन पूछे कि खोज कहाँ पे हुआ था, तो आपका पूरा पाषाण काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। फिर से सुन लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल, याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें? बुर्ज होम से। बताया ना कि बुर्ज होम कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है, जहाँ पे हमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, और गर्तवास का साक्ष्य हमें बुर्ज होम से ही मिलता है। तो ये आपके नोट पॉइंट हुए। और भी कुछ पॉइंट है, अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि हम पीडीएफ के रूप में या आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज का यही क्लास रहा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो बाकी हम हैं ही। तो ये रही आपकी पूरे हिस्ट्री का क्लास। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये आज का क्लास कैसा लगा, कैसा फील किए। उसके बाद आप जानते हैं कि BHU सर्किल का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। कब का लॉन्च हो चुका है? तो जिन बच्चों को इसमें इनरोल्ड होना है, जो कैंपस नाम से बैच है उसमें इनरोल्ड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और अधिक जानकारी करना हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी क्या प्रोसीजर है आपका इसमें इनरोल होने का, एडमिशन लेने का बैच में, उस वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है बारी बारी से। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।